वेलकम टू सिलेक्शन पाथ A to Z यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की जो साइंस में सिलेबस है उसमें आने वाले टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। साइंस पार्ट का सिलेबस थोड़ा लेंथी दिख रहा है, बट हम इसे लेंथी ना बनाते हुए शॉर्ट और आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड क्या है? फूड इज़ वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जिसे हम खाते हैं और पीते हैं, और किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्पफुल है, हमें हेल्दी बनाए रखता है। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो यूज़फुल सब्सटेंस हैं, वो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे खाने में होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और डाइटरी फाइबर्स, जिसे कि हम रेशे भी कहते हैं। अब जो कंपोनेंट ऑफ फूड है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या न्यूट्रिएंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जा सकता है। इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जा सकता है। एनर्जी गिविंग फूड, ये जो नाम है इनका, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ, शुगर, जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से जो सेल्यूलोज है उसको ह्यूमन बॉडी जो है, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, जबकि एनिमल्स जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? जितनी भी मीठी चीज़ें होंगी उनमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे कि शुगर है, हनी है, जैगरी है, बनाना है, पोटैटो है, सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, गेहूँ, मक्की। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथलीट को बनाना क्यों दिया जाता है? तो एथलीट को बनाना इसलिए दिया जाता है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। उसके बाद है फैट्स। फैट्स जिसको हम बसा भी कहते हैं, इनको जो कॉमन नाम है उनको एनर्जी बैंक्स कहते हैं। एनर्जी बैंक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है और वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका फंक्शंस है, ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर हम गिरते हैं, कोई हमें शॉक लगता है, तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है इंटरनल ऑर्गन को, वो हार्ट नहीं होने देता। और इसके सोर्सेज जितने भी ऑयली चीज़ें हैं, बटर है, मिल्क है, घी है, चीज़ है, इन सब में इन सब में फैट है। इसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, याद रखने के लिए जितने भी ये हम यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सभी प्रोटीन लेते हैं, या उनको कहा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लिया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या है? हमारी बॉडी की ग्रोथ, जो हमारे अगर टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयर के लिए हेल्पफुल है। और ये हमारे मसल्स को फॉर्म करता है, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, इनकी फॉर्मेशन के लिए, इनको बनाने के लिए। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसमें बेसिकली मेन रूप से जो प्रोटीन ही पाए जाते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं? जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, ग्रैम, मिल्क, कर्ड, नट्स हैं, सोयाबीन है, एग, फिश, ये सारे जो हैं वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो विकास है या जो वृद्धि है वो रुक जाती है थोड़ी, मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं,
और प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है जिसको कहते हैं क्वाशियोरकर। इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स को, जैसे कि हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, वैसे विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। और हमारी बॉडी में 75 से 85% तक जो हमारी बॉडी वेट का वाटर होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है PEM। इसका मीनिंग है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंडर टू डिजीज़ेज जो हैं, दो बीमारियां जो हैं वो आती हैं। एक है मरासमस डिजीज़ और क्वाशियोरकर। मुझे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इम्पॉर्टेंट लगती है। मरासमस डिजीज़ क्या है? मरासमस डिजीज़ जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की डेफिशिएंसी से होती है, दोनों की कमी से होती है, वो मरासमस डिजीज़ है। और जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है वो क्वाशियोरकर है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मरासमस डिजीज़ जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो ऑप्शन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, फैट्स दे सकते हैं। तो ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जो मरासमस है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होती है। यहाँ पे जो डायग्राम्स दी हुई हैं, फिगर्स दी हुई हैं, ये दोनों बीमारियों के लिए है। आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो दोनों बीमारियों में। इसके बाद है जो विटामिन्स हैं। अब ये इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इन विटामिन्स में पहले है विटामिन ए जिसको हम कॉमन नेम रेटिनॉल है, यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम है रेटिनॉल। ये हमारी आई साइट के लिए अच्छा होता है और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी भी कहा जाता है। अब इसके सोर्सेज हैं कैरेट, गाजर, पालक। बेसिकली जितने भी विटामिन्स हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियों में सब में पाए जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B1। इसमें बेसिकली यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे और भी विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं वो ये तीन विटामिन्स हैं जो मेन हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। B1 है थायमीन जिसका कॉमन नेम है। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी है। और ये सीरियल्स और पल्सेस में, अनाज में और दालों में पाया जाता है। दूसरा है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसके कारण डेफिशिएंसी से हमारी सोर आइज़ हो जाती हैं। उसके बाद है B3 नियासिन। नियासिन इसका कॉमन नेम है और जो कि डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और हेल्दी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है प्लेग्रा, जिसमें कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया है। डर्मेटाइटिस जो है वो स्किन डिजीज़ है। डायरिया आप लोगों को पता ही है। और डेमेंशिया जो है वो जो हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है उसको डेमेंशिया कहते हैं। ये ग्राउंड नट, होल ग्रेन्स, पल्सेस, मीट, फिश, इन सब में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और ये इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्बी रोग होता है। सोर्सेज इसके हैं सिट्रस फ्रूट। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़ों जब फूल जाते हैं, उनसे ब्लड आ जाता है, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, शायद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। उसके बाद है विटामिन डी कैल्सीफिरोल, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक हड्डियों की बीमारी है। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो कि ये पूछा जा सकता है, नॉर्मली सोर्सेज कम पूछते हैं, लेकिन विटामिन डी के लिए पूछा जा सकता है कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। उसके बाद है विटामिन ई टोपोफिरोल, और जो कि उनकी डेफिशिएंसी से हमारी मसल्स वीक होती हैं, नर्व प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है, और ये नट्स और ऑयल से मिलता है। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। उसके बाद है विटामिन के फाइलोक्विनोन, जो कि हमारी ब्लड कोगुलेशन में, हमारे अगर ब्लड बह रहा है उसको रोकने में, उसको थक्का जम जाता है तो उसमें हेल्प क्लॉट बनने में हेल्प करता है।
अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो नेचुरली हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लीड करेगा। और विटामिन के जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। उसके बाद हैं हमारे मिनरल्स। मिनरल्स में सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये मिल्क, कर्ड, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, रागी और आमंड में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रागी में ज़्यादा होता है ये। आयरन, आयरन बेसिकली हमारे ब्लड में होता है, तो ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसकी कमी से जैसे बीमारी का हम बोल देते हैं खून की कमी होगी, जिसको उसका नाम है अनीमिया। और ये जो मिलता है ग्रीन वेजिटेबल, स्पेशली जो पालक है, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, जैगरी है, गुड़ है, शक्कर है, डेट्स से पाया जाता है, एप्पल, बीटरूट, इन सब में पाया जाता है। और उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमारे एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे गले में होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो गला फूला सा दिखता है हमें, और इस बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। और इसकी कमी जो है सोर्सेज कहाँ है, आयोडाइज साल्ट से पूरी हो जाती है, और जितना भी सी फूड है, सी फिशेज़ हैं, उनमें भी आयोडीन होती है। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस सेम जैसे कैल्शियम है, हमारे बोन्स और टीथ में के लिए ज़रूरी है। और ये मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन्स के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं। तो फैट सॉल्युबल्स हैं A, D, E, K। अगर इनको हम अपनी कॉमन भाषा में या याद रखने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि जैसे अक्कड़ है, इनमें ज़्यादा अक्कड़ है तो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ये फैट में डिज़ोल्व होते हैं। तो A, D, E, K हम इसको ये याद रख सकते हैं। ये फैट में है तो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। बॉडी में फ़ैट कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। तो ये लीवर या मसल्स में स्टोर होते हैं। और इनसे रिस्क क्या है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में लिए जाएँ। और वाटर सॉल्युबल जो हैं, तो वो जितने भी बी, विटामिन बी हैं, बी कॉम्प्लेक्स में जितने B1, B2, B3 जितने भी विटामिन आते हैं, और विटामिन सी जो है, ये सारे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर इनको ज़्यादा मात्रा में भी ले लिया जाए तो ये, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, तो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद है रफेज। हेराफेज जिसको हम रेशे भी कहते हैं अपनी भाषा में, जो कि बोला जाता है खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को रोकते हैं, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब में ये पाए जाते हैं। उसके बाद है बैलेंस डाइट। नॉर्मली बैलेंस डाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो डेफिनेशन मुझे लगता नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में पाए जाएं, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। इसके बाद जो टॉपिक था उसमें मेंशन किया हुआ था कि अलग अलग टेस्ट जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सब के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके लिए है स्टार्च टेस्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो उसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास फूड सैंपल होगा उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन टेस्ट हो रहा है और उसके लिए कलर आ रहा है ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए कौन सा टेस्ट है, तो वो होता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी पेपर के ऊपर आप उस फूड को अप्लाई कर दोगे, रब करोगे, तो आप उसको देखोगे कि वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीसी लेयर हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि मूंगफली के ऊपर अगर कागज़, मूंगफली, खुली हुई मूंगफली जो है, नट्स जो हैं, उनको कागज़ के ऊपर रब किया जाए, या आमंड्स को रब किया जाए, तो उनके ऊपर ऑयल्स आ जाता है। बेसिकली वो ऑयल जो है उसी से टेस्ट हो जाता है कि इसमें फैट है। और उसके बाद है नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए पहले इसका नाम ज़रूरी है, इसको बोलते हैं बायूरेट टेस्ट।
और इसमें अगर हम किसी फूड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें पहले तो फूड डाल देंगे, फूड डालेंगे उसमें। फूड के बीच में हम उसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसके बाद डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाएंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद अगर उसका कलर पर्पल या वायलेट हो जाता है, इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन के लिए टेस्ट है। इसमें आपने इस टेस्ट का नाम याद रखना है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखने हैं और कलर याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका बहुत शॉर्ट में कंपोनेंट ऑफ फूड को हमने कवर कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर अगर आपको ये ठीक लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको बहुत इलेबोरेट करके बड़ा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ये इतना बहुत सफिशेंट है। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, बताएं कि आप चाहते हो ऐसे वीडियोस। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा।